हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। और अभी चल रहा है हमारा फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके जो भी वीडियोस हो चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक है। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट खोल के उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसमें एक और वीडियो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी गैस का ताप उसके संघनन बिंदु से कम कर दिया जाए तो उसके अणुओं के गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट, संघनन बिंदु क्या हो गया? ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट से अगर उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो क्या होगा? तो देखो, सबसे पहला चीज, अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर कर दिया जाता है उसका, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ जाता है। आप जानते हो फ्रीजिंग पॉइंट पे ही आकर्षण जो है वो कम, अट्रैक्शन जो है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि आपस में ये चिपकने लगेगा, तभी तो ये जम के पूरा एक सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ जाएगा। ये भी सही है। गैस द्रव में परिवर्तित होती है। ठीक है। अभी जैसे गैस का बात किया जा रहा था, तो गैस सबसे पहले किस में बनेगा? जैसे लिक्विड अगर रहता तो ये सॉलिड में बन जाता, और गैस का बात किया जा रहा है तो गैस सबसे पहले किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा लिक्विड में, यानी ये कंडेंस होके लिक्विड में बन जाएगा। तो वही आपको बोला जा रहा था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा उपर्युक्त सभी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 80 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर पानी को प्लास्टिक की एक बाल्टी में डाला गया, जिसमें पहले से ही 10 लीटर पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर था। पानी का अंतिम ताप क्या होगा? यह भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इजी है, आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले देखो क्या डाटा क्या दिया हुआ है आपको। दिया हुआ है कि 80 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर पानी को, यानी 80 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर पानी है, ठीक है। उसके बाद पहले से ही 10 लीटर पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर था। 10 लीटर पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर था। इस पर आपने इसमें आपने 2 लीटर और मिला दिया जो 80 डिग्री सेल्सियस पर है। तो फाइनली जो इसका टेम्परेचर हो जाएगा पानी का, वो कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि जितना टेम्परेचर गर्म पानी के द्वारा दिया गया, उतना ही टेम्परेचर ठंडा पानी के द्वारा लिया गया, ठीक है। अब जो दिया गया जो टेम्परेचर, उसका इक्वेशन क्या होगा आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। इसका इक्वेशन होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब ये डिफरेंस इन टेम्परेचर जो होता है, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो, और जो दिया गया टेम्परेचर, उस दोनों का डिफरेंस। यानी मान लो अभी 80 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक है, तो मेरा फाइनल टेम्परेचर इससे कम होगा, इसलिए 80 माइनस टी। और जो 20 डिग्री सेल्सियस वाला है, इसका फाइनल टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा होगा ना, इसलिए टी माइनस 20। ये आप समझना, जो कम वाला है वो उसको माइनस कर लेंगे, और जो ज्यादा वाला है उसको कम कर देंगे। तो आपका इक्वेशन यही यूज होने वाला है। आप यहाँ से इस चीज का ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2 लीटर है तो 2 इंटू स्पेसिफिक हीट। देखो यहाँ पर पानी का स्पेसिफिक हीट हम लोग एक ले रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू 1 इंटू, अच्छा अगर आप कुछ भी नहीं भी लेते हो, स्पेसिफिक हीट भी लेते हो, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट हम लोग यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो 2 इंटू 1 इंटू आपका बड़ा वाला टेम्परेचर क्या था? 80, और फाइनल टेम्परेचर जो आपका आएगा वो है टी। ये मैंने बोला था डिफरेंस लेना है, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू आपका हो जाएगा ये कितना, पहले से कितना था? 10 लीटर इंटू स्पेसिफिक हीट 1, और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी टी माइनस 20। आप इसको नोट डाउन कर लो और अपने से एक बार सॉल्व करना, तो आपको बहुत इजी लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, ये 1 1 खत्म हो गया आपका, स्पेसिफिक हीट खत्म हो गया। 2 से यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका, यानी यहाँ पे फाइनली आपका क्या आ गया? ये आ गया 80 माइनस टी इक्वल टू 5t माइनस 100। ये आपका आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा? t दूसरा साइड चला जाएगा, और 100 को आप इधर लेके आओगे, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 100, यानी 180 इक्वल टू, इधर आपका 5t था, उधर t माइनस टी था, तो इधर आएगा तो वो प्लस टी हो जाएगा, यानी 6t। ये आपका आ गया, यानी t यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस।
इजी था, पर कॉन्सेप्ट आपको जब तक नहीं आएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं आंसर कौन सा आपका हो गया इसमें। तो आंसर आपका हो गया सी। देखो तीसरा ऑप्शन जो है ये 30 डिग्री सेल्सियस आपका सही आंसर है वो। एक बार आप इसको अपने से सॉल्व करो तभी आपको ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट होता है। तो देखो जब मैं डिटेल पढ़ा रहा था वहां पे मैंने इसको बताया होता है ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी चीज का आपको वो तीनों स्टेट में मिल सकता है। ठीक है, जिससे पानी का ट्रिपल पॉइंट पूछा गया, यानी पानी का ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जिस पर वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में आपको मिल सकता है। तो पानी का ट्रिपल पॉइंट क्या है, कितना टेम्परेचर होता है, ये होता है 273.16 केल्विन, यानी 273.16 केल्विन। ये होता है इसका ट्रिपल पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखो। अगर आपको सेल्सियस में दे दे तो ये हो जाएगा आपका 0.01 सेल्सियस। आप इसको नोट डाउन कर लो कि अगर सेल्सियस में दे तो सेल्सियस में होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में दे दे तो ये हो जाएगा आपका 32.0, ठीक है, 1 फ़ारेनहाइट। ये भी आप याद रखना, 32.01 फ़ारेनहाइट या 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन, ये तीनों टेम्परेचर इक्वल हुआ। और तीनों टेम्परेचर में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, और अगर पास्कल में आपको दे दे, ठीक है, पास्कल में दे दे तो ये हो जाएगा 611.2 पास्कल, 611.2 पास्कल। इस पास्कल पर भी जो ट्रिपल पॉइंट है वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। अगला है, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या बोला जा रहा है, हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक लंबाई होगी, इसके आयतन में सबसे अधिक लंबाई होगी, सॉरी सबसे अधिक वृद्धि होगी। आप जानते हो कि अगर गर्म करते हो तो उसका आयतन बढ़ता है। अगला है कि पानी कब खौलता है। तो पानी या कोई भी चीज कब खौलता है, खौलेगा वह तभी जब उसका स्थितीय वाष्प दाब जो है वह वातावरणीय दाब के बराबर हो जाएगी, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उस चीज का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है। मान लो यहाँ पे पानी है तो पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तब यह खौलना चालू करेगा, और इससे अधिक हो गया तो यह फिर उबलना चालू कर देगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, जल का स्थितीय वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर जो जल का है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर बराबर हो गया तो वह खौलना चालू कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वह उपकरण जो उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। जो क्या बोला जा रहा है, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, उसको कहते हैं उष्मा इंजन। क्या बोलते हैं, हीट इंजन, हीट इंजन या उष्मा इंजन आप बोल सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में यानी इलेक्ट्रिक केतली में आपका पानी गर्म होता है, किस तरह से, तो संवहन से। किससे गर्म होता है, संवहन से, यानी कन्वेक्शन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य ताप पर किसी पात्र में जल को यदि भारयुक्त मंथनी से मंथन करते हैं तो उसके ताप पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है कि आप मान लो आपके पास कोई एक चीज है, इसमें पानी भरा हुआ है, और आप ये मंथनी क्या हुआ, मंथनी हो गया, आप देखते हो वो दाल वगैरह को करने के लिए हम लोग एक सामान रखते हैं। ठीक है, वही हुआ मंथनी आपका, यानी कि एक ऐसा सामान है जिसमें नीचे वजन लगा हुआ है और एक डंडा लगा हुआ है, और आप इसको आसानी से इसमें हिला सकते हो, और बहुत जोर जोर से आप हिला रहे हो, इसका वजन भी ज्यादा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो उसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पे काइनेटिक एनर्जी उसको दे रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी देने से उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत जल की किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। जल विद्युत जल के किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है, ये किया जाता है, अब देखो पहला है उष्मीय ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है गतिज ऊर्जा। तो जल के किस ऊर्जा से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये किया जाता है आपका उसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4।
तो देखो मैंने इसलिए बोला कि इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आपको अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आपका आंसर होता स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस कारण से आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा दोनों। देखो होता क्या है, आपने पानी को यहाँ पर रिजर्व करके रखा है, यहाँ पर कोई डैम है, ठीक है। अब ये पानी गिर रहा है, ये गिर रहा है, ये किसके कारण गिरता है, ये स्थितिज ऊर्जा के कारण ही गिरता है, यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। लेकिन जब ये गिरने लगता है तब इसमें तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये यहाँ से पानी गिर रहा है, अब गिरने के दौरान तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पर है आपका टरबाइन, ये टरबाइन पर गिरा। तो आप जो जनरली एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ये इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हुआ बस वही पढ़ोगे, ये स्थितिज ऊर्जा के कारण ही टरबाइन घुमा, पर बीच में आ गया इसमें काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ही इसको मजबूर किया किस चीज पर, घूमने पर, और यह घूमना चालू कर देता है टरबाइन। अब यहाँ से भी ये कॉन्सेप्ट है, टरबाइन जो घूमा तो ये आपने इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और फिर ये मैकेनिकल एनर्जी जाकर कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यहाँ पर आपका अगर कुछ नहीं रहता, ये नहीं रहता ऑप्शन, तो आपका सही आंसर होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित ताप x0 पर फ़ारेनहाइट तथा परम ताप स्केल के पार्ट समान पाए जाते हैं, तो x का मान कितना होगा। ये देखो बीपीएससी का क्वेश्चन है 2005 का, और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना तो अक्सर में 85% से अब क्वेश्चन स्टूडेंट मान लो ये गलत करके आते हैं, क्योंकि आपने पूरा लाइफ अपना जो है ये पढ़ा है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है, और वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ से आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आसानी से इस क्वेश्चन को मार देते हो, पर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सीरियसली देखो तो ये है कि फ़ारेनहाइट तथा परम ताप स्केल ये समान होता है, यानी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल दोनों समान कब होगा। तो बीपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा तो स्टैंडर्ड इसका क्वेश्चन का लेवल रहेगा। तो यहाँ से आपको सब इक्वेट करके निकालना होगा, या आपको याद रखना होगा जैसे आपने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को याद रखा है। इसका टेम्परेचर जो होता है वो आप पहले याद रख लो, ये 374.25 केल्विन, यानी 574.25 केल्विन, यानी 574.25 केल्विन। कितना है, 574.25 केल्विन। इस पर आपका फ़ारेनहाइट और जो केल्विन स्केल है वो दोनों समान होता है। अब देखो यहाँ से आपको यूज क्या करना है, आप एक फॉर्मूला जानते हो, मैंने बताया हुआ है, F-32/9 इक्वल टू क्या कर दोगे, ये कर दोगे K-273/5, ठीक है, K-273/5 इक्वल टू ये आपका F में क्या था, F-32/9। इस दोनों को इक्वेट करके आप यहाँ से निकालोगे कि किस टेम्परेचर पर आपका ये दोनों समान होगा। समान करने के लिए आप F के जगह भी x रख दोगे और केल्विन के जगह भी x रख दोगे, यानी K की जगह x रख दोगे, तो फिर आपका एक फाइनली इक्वेशन आएगा, और उससे आपका ये सॉल्व होके निकल जाएगा कि x का वैल्यू कितना होगा। तो ये आप कर लेना। अभी आप यहाँ से याद रखो कि ये होता है 574.25 केल्विन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति या साधन को विकिरण उष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विकिरण उष्मा यानी रेडिएशन हीट। रेडिएशन हीट का पता लगाने के लिए आप लोग यूज करते हो ताप विद्युत पुंज। किसको यूज करते हो, ताप विद्युत पुंज। इसको बोलते हैं थर्मोपाइल। क्या बोलते हैं, थर्मोपाइल, ठीक है, थर्मोपाइल। ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, और इसको हम लोग यूज करते हैं बहुत ही कम, अगर हीट रेडिएशन पता करना हो तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, थर्मोपाइल को। अगला क्वेश्चन है, शब्द इंसुलेशन या आपतन का अर्थ क्या है। इंसुलेशन का अर्थ क्या होता है, ये होता है आने वाली सौर विकिरण, ठीक है, आने वाला जो सोलर रेडिएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन या आपतन। अगला है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, यानी कितने टेम्परेचर पर जल का जो वॉल्यूम है, घनत्व है, वो मैक्सिमम होता है। ये आप सब जानते हो, ये किस पर होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसी कारण से इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से
किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। क्या बोला जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का वो कौन सा नियम है जो ये कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक के सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। आप सब जानते हो थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगा। अब अगर इधर से उल्टा करना है तो यह पॉसिबल नहीं है बिना किसी बाह्य कारक के। तो यह कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम कहता है? तो थर्मोडायनेमिक्स का यह दूसरा नियम यह प्रूव करता है। ठीक है, दो नियम है थर्मोडायनेमिक्स में, तो दूसरा नियम यह प्रूव करता है। अगला क्वेश्चन है कि केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी गर्म होता है, यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है संवहन का। किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है केतली में पानी गर्म होना। अगला क्वेश्चन है परम ताप T पर आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। परम ताप पर आदर्श गैस यानी आइडियल गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा कितना होता है? ये होता है 3/2 kT। कितना होता है? 3/2 kT। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना 3/2 kT। और ये इक्वेशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैक्सवेल वोल्टेज मैन इक्वेशन। मैक्सवेल वोल्टेज मैन इक्वेशन, उसी से हम लोग ये निकालते हैं कि आदर्श गैस का परम ताप पर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? ये होता है 3/2 kT। अगला क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? अगर बर्फ पिघल रही हो तो क्या होगा? तो इसका आयतन घटता है। आप जानते हो कि बर्फ का आयतन बढ़ा हुआ होता है, यानी पानी जब जम जाता है तो इसका आयतन ज्यादा हो जाता है। इस कारण से जब ये घटता है तो इसका आयतन कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतया काले पिंड की अवशोषण शक्ति यानी अब्जॉर्वेटिव पावर है, यानी एक प्योर ब्लैक बॉडी है तो उसका अब्जॉर्वेटिव पावर कितना होता है? तो ये होता है 1, जो है मैक्सिमम। ठीक है, पूर्णतः काले पिंड का अब्जॉर्वेटिव पावर सबसे अधिक होता है और ये होता है 1। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहां से जमना शुरू करता है? अगर झील में पानी जम रहा हो तो सबसे पहले कहां से जमना शुरू होगा? ये सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू होगा। अगर आप इस एग्जाम में भूल जाओ तो आप याद रखना, ये अगर झील है तो आपको इतना तो हमेशा पता रहता होगा कि अंदर में मछली जिंदा रह जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी जमता नहीं है, ऊपर का पानी जम जाता है। यहां से अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप इसको आसानी से मार पाओगे। सबसे पहले कहां जमता है? ये जमता है ऊपर पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? ये क्वेश्चन अब आपका आया जो आप शुरू से जान रहे हो कि किस टेम्परेचर पर समान होता है। ये होता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। किस पर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट क्या होता है? किस तरह का यंत्र है? ये आपको दिया गया है कि किस तरह से काम करने वाला यंत्र है। तो थर्मोस्टेट आधुनिक किस्म का एक थर्मोफ्लास्क है जो ऊष्मा ऊर्जा के समान विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट आधुनिक किस्म का एक थर्मोफ्लास्क है जो ऊष्मा ऊर्जा के समान विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संवहन यानी कन्वेक्शन से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? कन्वेक्शन से रिलेटेड कौन सा सही है? ट्रांसमिशन संप्रेषित करने का कार्य करता है, गलत है। एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण, गलत है। करंट से इसको कोई मतलब ही नहीं है। संवहन हीट के ट्रांसफर से रिलेटेड है तो इससे मतलब नहीं है। वायुमंडल में तीव्र गति से उष्मा या अन्य वायुमंडलीय गुणकों का अंतरण विशेषकर उष्मागामी निर्देशित गति द्वारा होता है, यानी ये सही है। वायुमंडल, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना है कि वायुमंडल में जो हीट ट्रांसफर होता है वह किस मेथड से होता है? मैक्सिमम वो होता है कन्वेक्शन मेथड से। ठीक है, समुद्र वगैरह से पानी सब वाष्प बन के ऊपर उठता है, तो ये सब किस मेथड का है? ये सब है कन्वेक्शन मेथड से होने का कारण। ठीक है, और अगर सूर्य से आपको देता है, सूर्य से हमको हीट किस मेथड से मिलता है? तो ये मिलता है रेडिएशन मेथड से। तो आपको अलग अलग मेथड है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे वायुमंडल में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो आपको बोला जा रहा है, तो वो होता है कन्वेक्शन मेथड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? अगर ठोस सीधा वाष्प यानी सॉलिड से वह डायरेक्ट गैस में यानी वेपर में बदल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि एक शीशे की बोतल को पानी से लबालब भरकर हम फ्रीज में डीप फ्रीजर में रख देते हैं, तो कुछ समय बाद बोतल का ग्लास चनका हुआ मिलता है। इस तरह के कारण का, इसके टूटने का कारण क्या हो सकता है? ये हम लोगों ने क्वेश्चन पहले भी देखा है कि इसके टूटने का कारण क्या है कि जमने के बाद पानी फैलता है, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है, इस कारण से वह फट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की यात्रा की विधा के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस लिखने का अलग अलग स्टाइल होता है, तो आपको यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो है रेडिएशन, यानी सोलर हीट हम लोग के पास कैसे पहुंचता है, तो रेडिएशन मेथड से। अगला है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर नमक को आप बर्फ के साथ मिलाते हो तो उसका हिमांक यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? क्या होगा? घट जाएगा। अगर नमक को बर्फ के साथ मिलाते हो तो उसका हिमांक पॉइंट घट जाएगा। अगला है, हवा संतृप्त होने पर डैश को नहीं रोक सकती। अगर हवा संतृप्त है यानी उसमें पहले से ह्यूमिडिटी है, ठीक है, आपको वही बोला जा रहा है, ह्यूमिड एयर के बारे में बात किया जा रहा है कि अगर हवा संतृप्त है यानी उसमें ह्यूमिड है, वाटर कंटेंट है, तो क्या होगा? तो वह अधिक जलवाष्प को नहीं रोक सकती है, ठीक है, उसका जलवाष्प को रोकने का जो पावर होगा वो कम हो जाएगा। ऑब्वियस है ना, उसमें पहले से पानी है हवा में, तो कितना और जलवाष्प को रोकेगा? तो वह अधिक जलवाष्प को नहीं रोक पाएगा अगर वह पहले से ह्यूमिड है तो। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में से किस कारण से? आप सब जानते हो कि अगर सुराही आप यूज करते हो गर्मी के दिनों में तो इसमें रखा हुआ पानी आपको ठंडा लगता है और पीने में अच्छा लगता है। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्यों, किस मेथड से ये ठंडा हो जाता है? तो यह होता है वाष्पीकरण मेथड से, यानी एवापोराइजेशन मेथड से, ठीक है। ये एक अच्छा सा प्रोसेस है और आपका नेचुरल मेथड है पानी को ठंडा करने का। तो एवापोरेशन मेथड से ही ये क्या होता है, पानी इसमें ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तापक्रम जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट बराबर होता है वो है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। अगला है, एक चिकित्सीय थर्मामीटर डिग्री फ़ारेनहाइट में तापक्रम इंगित करता है, यानी आपका एक डॉक्टर का जो थर्मोमीटर है अगर फ़ारेनहाइट स्केल में आप मेजर करो तो वह कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में उस पर जो मार्किंग रहेगा वो रहेगा 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 94 से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उस पर मेजर किया हुआ होता है, उस पर इंगित किया हुआ होता है, जिससे आप मेजर कर सकते हो, जिससे आप अपना नॉर्मल टेम्परेचर जो मापते हो वो आपका मिलता है 96 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको ये मिलता है अपना बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी माह में एक ठंडे दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और तापक्रम -40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। फ़ारेनहाइट इकाई पर इसका जो समतुल्य होगा वो कितना होगा? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और आपको कितना घुमाकर इसमें पूछा गया है, ठीक है। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दिनों में, जनवरी के दिनों में ये वो दिस दैट बहुत सारा चीज बोला हुआ है, लेकिन आपको अल्टीमेटली ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में भी ये हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको आसानी से मार सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है आपका कि जल का जमाव बिंदु किन स्केलों पर समान होता है? जल का जमाव बिंदु किन स्केलों पर समान होता है, यानी कौन से स्केल पर जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो समान होगा? तो वह कौन से टेम्परेचर पे समान होगा, सॉरी किस पर समान होगा? वह है सेंटीग्रेड और रीमर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। रीमर के बारे में मैंने वहां पे बताया हुआ था जो चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। अच्छा, चैप्टर से याद आया कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपने एक चैप्टर पढ़ाकर उसके बाद छोड़ दिया। तो देखो यार, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें अपने कंटेंट जो आपको मिला, आपको पता है वो कंटेंट किस लेवल का कंटेंट है। अगर वो पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका यूपीएससी तक में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर हीट चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो। मेरा वो पढ़ाने का मकसद ही नहीं था कि आप पढ़ो बस आपका टाइम पास मैं करवाऊँ, आपको आदत सा हो गया। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको टाइम पास के लिए पढ़ाते हैं, जो आप जान रहे हो बस उसी को बार बार वो पढ़ाते रहते हैं, बस आप उसी में खुश रहते हो। तो अल्टीमेटली मैं क्यों मेहनत क्यों करूँ?
मैं उतना मेहनत करता हूँ। आपको पता है कि वो एक हीट चैप्टर जो आसानी से मैं 2 क्लास में मैं फिनिश कर सकता था, उसको मैंने कितना बड़ा करके मैंने पढ़ाया। जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत था उस वक़्त और आगे के आने वाले एग्ज़ाम में, उन सारी चीज़ों को मैंने प्रोवाइड करवाया। उसके बाद उसके बदले में मुझे क्या मिला? अब देखो उस पर व्यूज़ नहीं आए। अल्टीमेटली हम लोग क्यों मेहनत क्यों करते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे और ये सिर्फ़ अकेले मेरे से करने से नहीं होता है। इसमें आपका भी योगदान होता है, आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है कि आपको जब कोई चीज़ अच्छा लगा तो आप कितने लोगों के साथ शेयर करते हो, आप अपने फ्रेंड के साथ। देखो अल्टीमेटली मैं अगर जानता हूँ 2000 लोग अगर देख रहे हैं, 2000 लोग अगर शेयर करेंगे, तो फिर आप मान लो ना वो अगर एक-एक इंसान को ही अगर शेयर करते हैं तो फिर 4000 लोग देखेंगे, 4000 लोग फिर शेयर करते हैं तो कितने सारे लोग देखेंगे। अगर अल्टीमेटली आपको अच्छा नहीं लगा तभी तो आपने शेयर नहीं किया, और अगर आपको अच्छा ही नहीं लगा कोई कंटेंट तो फिर मैं उसको दोबारा क्यों उस तरह का कंटेंट बनाऊँ जो आपको पसंद भी नहीं आए और मैं मेहनत भी बहुत सारा करूँ। इसलिए मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया, क्योंकि एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर वो एक क्लास का नहीं था। आपको पता होगा कि उसमें शायद 8 क्लास या 10 क्लास हुआ होगा, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था तो मैं काउंट करके नहीं पढ़ाता हूँ कितना क्लास होने वाला है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने वो देखा होगा। और अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी जो भी स्टूडेंट आप देख पढ़ रहे हो, अगर उनको कोई भी क्वेश्चन मिलता होगा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड या कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यानी हीट चैप्टर से रिलेटेड, तो आपका छूटता नहीं होगा अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ा है तो, क्योंकि मैंने उसमें वो भी चीज़ें इंक्लूड किया है जो जनरली आप नहीं पढ़ते हो। अभी देखो कुछ दिन पहले शायद पिछले क्लास में आपका एक रमफोर्ड करके क्वेश्चन आया था कि जिसका आंसर था रमफोर्ड। अब जनरली आप ये पढ़ते ही नहीं हो और आपने देखा था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यानी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से मैंने वो क्लास बनाया हुआ था और मैंने वो आपको पढ़ाया। पर देखो अल्टीमेटली अगर आपके तरफ से भी रिस्पांस अच्छा आता है तो फिर मुझे मजा आता है पढ़ाने में, नहीं तो फिर मेरा भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको एंथुसियाज्म कम हो जाता है। जैसे अभी मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो जनरली आप नहीं पढ़ते हो। जो भी अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो जो यहाँ पर पढ़ रहे हो तो उन्होंने ये देखा होगा, ये फील किया होगा क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। पर क्या मुझे क्या मिल रहा है उसके बदले में? आप देख रहे हो व्यूज, व्यूज मतलब इतना भी नहीं आता है कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे के वीडियोस को बनाऊं। पर जो भी कुछ रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनको मैंने बोला हुआ है कि मैं हेल्प करूंगा, तो उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ बस। ऐसा मुझे कोई इंटरेस्ट अभी नहीं आ रहा है। पर जो हैं रेगुलर उनको तो मैं कुछ ना कुछ देता रहूंगा ताकि उनको कुछ ना कुछ मिलता जाए। इस कारण से मैं ये बनाते जा रहा हूँ। मैंने शुरुआत जो किया उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया था और वीडियो आपका लगभग 45 टू 50 मिनट्स का वीडियो था। पर आपने रिस्पॉन्स में क्या दिया उसके नीचे आपने ये भी नहीं लिखा कि आपको, आपने अगर उसमें 500 लोगों ने देखा तो 500 लोगों ने ये नहीं लिखा कि उनको वीडियो कैसा लगा। इसका मतलब आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, मेरे पास जो डाटा है मैं प्रोवाइड करवाते जा रहा हूँ। उसमें से 10 लोग भी ऐसे हैं जिनको ये अच्छा लग रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं सर बहुत अच्छा है, तो फिर उनके लिए ही मैं बस बना रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। आप लोग एंजॉय करो, देख के अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है आप पढ़ते जाओ। देखो एग्जाम में फिर कौन से क्वेश्चन आते हैं। आपका जो इससे पहले 700 क्वेश्चन का जो सीरीज चला था पीटी के टाइम में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम के बाद बोला कि सर इससे बहुत सारे हेल्प मिले थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपने करवाए हुए हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था वो एग्जाम में आया। जनरल क्वेश्चन तो आप जनरली पढ़ते ही रहते हो, उससे आपको मतलब नहीं रहता है। आपने अगर कहीं पे ये पढ़ लिया ये वाला क्वेश्चन कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है और आप बोलोगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आया, तो मैं खुद ही उसको रिजेक्ट कर दूंगा कि यार ये मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है, ये जनरल है, आप सब जान रहे हो पहले से, ये मेरा कुछ स्पेशल नहीं है, मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें आपको सिखाने में नहीं है। मैं वो अपना कंट्रीब्यूशन समझता हूँ जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले। जैसे आज जो आपने क्वेश्चन अभी पढ़ा, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और वो आपने सीखा, अगर वो एग्जाम में आ जाए तो वो हुआ मेरा कंट्रीब्यूशन आपको एग्जाम पास करवाने में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारा बकवास हो गया। जनरली मैं बकवास करता नहीं हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, अगर कभी कभी बीच में ये फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तो फिर निकल जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो अभी आपका क्या था क्वेश्चन, यहाँ से रीमर रीमर देखो, ये सब जनरली आप इग्नोर कर देते हो और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये देखो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन ही है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपका डाक विभाग के द्वारा पूछा गया है 2014 में। तो कौन से टेम्परेचर कौन से स्केल पर जो जल का जमाव बिंदु है वह सिमिलर होता है, वह सेंटीग्रेड और रीमर स्केल पर। अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है। फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक, क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो ये होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप सब जानते हो।
और 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आप जानते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में तारामय रात्रि की अपेक्षा घटाओं के पूर्व रात्रि ज्यादा गर्म होती है। क्या बोला जा रहा है कि गर्मी के दिनों में आप ऐसा फील करते हो कि अगर आसमान में पूरा तारा भरा हुआ है, उन दिनों के रेस्पेक्ट में अगर बादल है तो वो ज्यादा गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी कारण आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि बादल पृथ्वी द्वारा विकिरण की हुई ऊष्मा को आकाश में विलुप्त होने से रोक लेता है। आप जानते हो कि ये क्या है? ये मान लो यहाँ पे बादल है, यहाँ से जो हीट रिफ्लेक्ट होके जाता है इसको ये ट्रैप कर लेता है बादल, और ये ऊपर जाने नहीं देता है, जिसके कारण से आपको गर्मी ज्यादा फील होता है। गर्मी आपको उस दिन आप फील करते हो इचिंग वाला गर्मी होता है और चिपचिपा आपको लगता है। कारण ये है ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण से हीट कंटेंट बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में और आपको गर्म लगता है। अगर साफ दिन हो तो हवा चलते रहता है और आपका हीट ट्रांसफर होते रहता है इधर से उधर, और आपका ह्यूमिड नहीं रहता है, जिसके कारण से आपको वो चिपचिपा महसूस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल में भी इसको यूज किया था। कितना होता है जल का विशिष्ट ऊष्मा? ये होता है 1। कितना होता है? 1। अच्छा, अभी जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया, अब देखो एग्जाम में अगर आ जाए तो आप बहुत इजीली बना सकते हो, पर उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए और आना चाहिए। एक बार आपने वो सीख लिया तो अब आपको आ जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म होता है? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी भी देखा था। इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म होता है? ये होता है आपका संवहन यानी कन्वेक्शन के द्वारा। अगला है ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है थोड़ा सा यहाँ पर, तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अगला है कि ताप की एसआई मात्रक क्या है? ताप यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आप सब जानते हो, ये होता है केल्विन। क्या होता है टेम्परेचर का एसआई मात्रक? केल्विन। अगला है एक फ्रिज में शीतलक है, यानी फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जाता है वो क्या है? रेफ्रिजरेंट क्या है? ये फ्रियोन। क्या यूज होता है फ्रिज में रेफ्रिजरेंट की तरह? फ्रियोन यूज होता है। ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो मेरा पहला टारगेट था आपका जनरल फिजिक्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस करवाने का, वो आज मेरा टारगेट पूरा होता है। तो आपका आज 3 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। अब देखो, मैंने सोचा था कि आपको लगभग मैं 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा और 50 क्वेश्चन पर डे अगर मैं करवाता रहता तो शायद अभी आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो गया रहता। पर मैं देख रहा हूँ कि व्यूज उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं ये सोचने पर विवश हूँ कि मैं आगे क्या करूँ, आगे के क्वेश्चन लाऊं या छोड़ दूं। ठीक है। तो आप में से इस वीडियो के नीचे अगर मुझे कम से कम 100 कमेंट से अब अगर मिले कि मैं आगे के वीडियो बनाऊं तो मैं लाऊंगा, नहीं तो शायद ये सीरीज मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। जब फिर आपको अगर इच्छा है तो ही मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि क्या करूं, आगे के सीरीज को मैं कंप्लीट करूं या यहीं पे स्टॉप कर दूं, क्योंकि ये आपका पहला जो टारगेट था मेरा जनरल फिजिक्स का वो पूरा हो चुका है। ठीक है। चलिए, अगर आपकी इच्छा है तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।